दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है फरवरी से आप लोगों के एग्जाम जो है शुरू होने वाले हैं और आपके पास टाइम जो है बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि यूं कहे तो दोस्तों टाइम आपके पास इतना है जितना में दोस्तों आप एक सब्जेक्ट का भी सही से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होगा, और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफी कारगर होगा। क्योंकि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों को करेंगे तभी दोस्तों आपको एग्जाम में बैठने को यानी कि एक प्रकार का रिजल्ट अच्छा आएगा। और अगर आपका टारगेट 400 450 प्लस 350 प्लस अच्छा मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बस आपसे सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें और एक एक प्रश्न का आंसर फटाफट दें। इससे क्या होगा कि दोस्तों एक तरह से आपको लगेगा कि आप टेस्ट दे रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है कितनी है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को लेके आए हैं ये सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा को देख करके तैयार किया हुआ प्रश्न है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को ताकि वो भी क्लास में ज्वाइन कर पाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, काफी इजी क्वेश्चन है। हड़प्पा में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी? हम लोग जानते हैं हड़प्पा में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई थी। और एक चीज यहाँ पर पूछा जाता है कब हुई थी, तो हम लोग जानते हैं 1921 ईस्वी को हुई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। देखिए अगर आप प्रश्न को समझ तो फटाफट हम लोग बनाते जाएंगे। ठीक है, हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी करवाया है। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे लगभग 100 चिन्ह। ठीक है, तो हड़प्पा में जो है लगभग कितने चिन्ह है दोस्तों? टोटल लगभग आपका 400 चिन्ह, सॉरी फॉर दैट 400 चिन्ह, सॉरी। हाँ बिल्कुल आपके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, मतलब कि हाँ डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आपको कई बार करवाया है कि जोते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो दोस्तों कालीबंगा से मिला है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जोते हुए खेत का मतलब क्या हो गया, यानी कि जहां से हल जोता हुआ खेत जो है उसके बारे में हम लोगों को पता कहां से चला, तो दोस्तों वो कालीबंगा से हम लोगों को जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे 321 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यारोहण है दोस्तों वो 321 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, अरबों ने सिंध विजय कब किया? अरबों ने सिंध विजय कब किया था? 715 में, 20 में, 12 में, या फिर उक्त में से कोई नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर गलत लगा देते हैं। आपको जो राइट आंसर लगाना है वो लगाना है दोस्तों 712 ईस्वी में। तो अरबों ने सिंध पर विजय कब किया था दोस्तों? वो है 712 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी इसको देख पाए। ठीक है, ये आपका कर्तव्य बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, दशरथ या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो मौर्य वंश का जो सबसे प्रथम शासक था वो कौन था दोस्तों? वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का काल क्या है? हम लोग जानते हैं ऋग्वेद जो कि सबसे पुरानी वेद है चारों वेदों में से, तो बताएंगे ऋग्वेद का काल क्या है? जी हाँ, 7 की दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ये जो है ऋग्वेद का काल है। किसका काल है? ऋग्वेद का। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए ऋग्वेद का काल क्या है तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, वेदों की संख्या कितनी है? हम लोग जानते हैं वेदों की संख्या टोटल 4 है। एक आपका ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो वेदों की संख्या टोटल दोस्तों 4 है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग फटाफट आंसर देते हुए चलिए। ठीक है, देखिए गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? गुप्त वंश का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, समुद्रगुप्त था, रामगुप्त था या फिर स्कंदगुप्त था? समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन करके भी बुलाते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, 9 की राइट आंसर बिल्कुल आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? वो है समुद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा, तो गुप्त वंश का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था वो समुद्रगुप्त था, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है लगभग हर जगह को विजय किए थे, यानी कि हर जगह वो जो है विजय हुए थे। देखिए अगला प्रश्न, स्वर्ण युग किस काल से संबंधित है? बहुत लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको स्वर्ण युग के बारे में पूछा जाए तो आपको डायरेक्टली आंसर लगा देना है वो दोस्तों गुप्त काल से। तो स्वर्ण युग जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम बताइए। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपको 23वें तीर्थंकर पूछ दे तो आपको राइट आंसर लगाना पार्श्वनाथ। ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको 23वें तीर्थंकर का मतलब शिक्षक जो कि जैन धर्म है उसको तीर्थंकर बुलाता है। ठीक है, तो 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ है और जो 24वें तीर्थंकर है वो महावीर है। ये जो है 24वें तीर्थंकर कौन? महावीर। और 23वें पार्श्वनाथ। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्माचार्य। पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा दोस्तों? तो है ब्रह्माचार। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, हीनयान का संबंध किस धर्म से? देखिए एक हीनयान होता है, एक महायान होता है, एक शुद्ध पीठक होता है, एक त्रिपीठक होता है, एक आपका स्तूप होता है। ये सभी का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, तो हीनयान का जो संबंध है वो किससे? बौद्ध धर्म से है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। काफी इजी क्वेश्चन है। और श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो जैन धर्म से संबंधित होता है, मैंने आपको कई बार बता रखा है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, सिकंदर का
भारत पर आक्रमण कब हुआ था? क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 327 से लेकर के 325 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन आपके ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपके 14 में जाएंगे। गंज ए सिकंदरी की माप क्या थी? गंज ए सिकंदरी की जो माप है वो क्या थी? हमने आपको ये भी क्वेश्चन करवा रखा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको जाएंगे 41 अंगुल या 33 इंच। तो ऑप्शन ए आपके 14 का राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके समक्ष। देखिए अकबर काल में कर के रूप में कितना भाग लिया जाता था? यानी कि अकबर के शासनकाल में कर के टैक्स के रूप में जो कितना भाग लिया जाता था? मान लेते हैं अगर आपने, पहले तो आप यहां पर आंसर दे बताइए फटाफट। अगर मान लेते हैं आपने 3 बोरी गेहूं को उपजाने यानी कि 3 बोरी गेहूं जो है उपजाऊ किया, तो बताइए 3 बोरी का जो है 1 बोरी को कौन ले लेता था? अकबर ले लेता था। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे औसत पैदावार का 1/3 भाग, यानी कि अगर आपने 3 बोरी लिया तो 1 बोरी जो है अकबर ले लेगा। यानी अकबर काल में जो कर के रूप में, टैक्स के रूप में टोटल दोस्तों औसत पैदावार का 1/3 भाग लिया जाता था। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। अब देखिए अगला प्रश्न, काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। निम्न में से कौन सा सिक्का चौकोर चांदी का होता है? यहां पर देखिए चौकोर चांदी का, बताएंगे कौन सा सिक्का होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल 16 के जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे जलाली। ध्यान रखिएगा निम्न में से चौकोर चांदी का जो सिक्का होता है वो जलाली होता है। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ना छोड़ें। और प्लीज जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। अभी आपका कर्तव्य है, जैसे कि मेरा कर्तव्य है आप लोगों को पढ़ाना। देखिए अगला प्रश्न, पुस्तक मुंतखब उल लुआब किसकी रचना है? ये जो मुंतखब उल लुआब जो है वो किसकी रचना है? खाफी खां की, फैजी की, अबुल फजल की, या फिर मौतमिद खां की? बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे खाफी खां की। ठीक है, तो पुस्तक जिसका नाम है क्या? मुंतखब उल लुआब। ये जो है खाकी खां की किताब है, पुस्तक है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न, कई बार हमने आपको करवाया है, पानीपत की द्वितीय युद्ध के बारे में पूछा। तो हम लोग जानते हैं द्वितीय युद्ध जो है वो 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच जो है 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और अगर पूछा जाए प्रथम युद्ध, तो प्रथम युद्ध जो है वो 1526 में हुआ था, बाबर के बीच हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 19, हुमायूं का अर्थ क्या होता? हुमायूं का अर्थ पूछा गया, भाग्यशाली, भाग्यहीन, खुशहाल, उपरोक्त सभी। हमने आपको ये क्वेश्चन करवा रखा है पहले भी। बिल्कुल इसका आंसर आपको जाएंगे वो है भाग्यशाली। तो हुमायूं का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उसका जो अर्थ होता है वो होता है भाग्यशाली। हुमायूं नामा की रचना किसने किया? बिल्कुल गुलबदन बेगम ने किया। ध्यान रखिएगा, उसकी वो सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, उसी ने हुमायूं नामा का रचना किया था। देखिए अगला प्रश्न, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अकबरनामा का या फिर आईनी अकबरी का, तो दोनों के जो रचनाकार है एक ही है, जिसका नाम है अबुल फजल। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न, फरनाओ नुनीज विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया था? फरनाओ नुनीज जो है विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया था? कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, अच्युत देवराय या फिर देवराय द्वितीय? बिल्कुल 20 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों अच्युत देवराय। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन फरिश्ता के नाम से प्रसिद्ध है और उसका जो ग्रंथ है जिसका नाम है तारीख फरिश्ता लिखी है? बताइए। यानी कि वो फरिश्ता के नाम से भी प्रसिद्ध है, फेमस है, और उसके ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा गया है, वो ग्रंथ भी लिखी है जिसका नाम है तारीख फरिश्ता। बताएंगे मोहम्मद कासिम होगा, बरनी होगा, मोहम्मद गजनी होगा, या फिर मिनहाज ए सिराज होगा? बिल्कुल दोस्तों 21 की जो यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे वो है मोहम्मद कासिम। ऑप्शन आपके ए जो है राइट आंसर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। अब्दुल रज्जाक किस देश का यात्री था? देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अब्दुल रज्जाक जो है वो किस देश का यात्री था, तो हमने आपको कई बार करवा रखा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको जाएंगे वो है ईरान का। ध्यान रखिएगा, अब्दुल रज्जाक जो है वो ईरान का यात्री था। अब देखिए अगला प्रश्न, और इब्न बतूता मोरक्को का था। ये सब चीज आपको आना चाहिए, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। ये बात तो हमको पता है, गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। लेकिन ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी, सतलज, ब्यास या फिर सिंधु? काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसको जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे रावी नदी के किनारे। तो ध्यान रखिएगा, तलवंडी जो है वो भी रावी नदी के किनारे स्थित है। तलवंडी जो है वो भी आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, और हड़प्पा जो है वो भी आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। पूछा जाएगा इस तरह का प्रश्न। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, कबीरदास जी का जो संबंध है वो किस जाति से था? जाट, किसान से, राजपूत से, नाई से, जुलाहा से? तो कबीरदास जी का जो संबंध है दोस्तों वो किस जाति से था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे जुलाहा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कबीरदास जी का जो संबंध है वो कौन से जाति से था? जुलाहा से था। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 25, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहां पर है? अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में, पंढरपुर में, या फिर दिल्ली में? तो शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है दोस्तों वो कहां पर है? काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको देंगे फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन बी। देखिए आज जो है आपका 7 बजे
ज्योग्राफी की क्वेश्चन बैंक कराई जाएगी, यानी कि ज्योग्राफी का 2009 से लेकर के 2021 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में 7 बजे जो है लाइव कराया जाएगा। 7 बजे से आपका लाइव होगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक 2009 से 2021 तक प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है पूरा क्वेश्चन बैंक को एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जरूर लाइव क्लास में जुड़ना है, 7 बजे ध्यान रखिएगा। चलिए, किताबुल हिंद जो है वो किस भाषा में लिखी है हम लोग कई बार करवा चुके हैं। किताबुल हिंद पूछ दे आपको, या फिर पूछ दे यात्रा वृतांत जिसका नाम है रेहला, ये दोनों बुक जो है दोस्तों वो अरबी भाषा में लिखा गया था। तो 26 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। और किताबुल हिंद जो है वो किसके ऊपर लिखा गया है बताएंगे फटाफट। बिल्कुल वो अलबरूनी के ऊपर लिखा गया है। अलबरूनी का ये यात्रा वृतांत हम लोग कह सकते हैं। और 25 का राइट आंसर मैंने आपको फतेहपुर सीकरी बताया, शेख सलीम चिश्ती के दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी में है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1855 में, 75 में, 65 में, 1899 में। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने आपको करवाया है। बिल्कुल 27 के राइट आंसर फटाफट आप लोग दीजिएगा, आपके पास दोस्तों टाइम बहुत कम है। बिल्कुल 1875 ईस्वी में। तो दक्कन का जो विद्रोह है वो कब हुआ था? 1875 में हुआ था। 27 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो किसने लागू की थी? कैप्टन मुनरो ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, या फिर लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन ने? बिल्कुल 28 की जो राइट आंसर है वो आपको देंगे कैप्टन मुनरो ने। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किसने लागू किया था? कैप्टन मुनरो ने किया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ये आपके राइट आंसर जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 29, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा अस्थायी बंदोबस्त, इस तमनारी बंदोबस्त जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको लागू करने वाला कौन था? बिल्कुल कार्नवालिस था। ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, नवाब वाजिद अली शाह कहां का नवाब था? हमने आपको कई बार करवाया, बंगाल का नहीं, नवाब वाजिद अली साहब सिराजुद्दौला ने। ध्यान दीजिएगा 29 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अवध का था। ठीक है, तो नवाब वाजिद अली शाह जो है वो कहां का नवाब था? अवध का था। और सिराजुद्दौला जो है वो कहां का था? बंगाल का था। उसने सबसे पहली लड़ाई जो की है प्लासी का युद्ध वो हुआ था किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। किसके बीच? एक सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था और अंग्रेजों के बीच जो है ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, जिसको हम लोग प्लासी का युद्ध बोलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 30 काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरकपुर छावनी में सर्वप्रथम किस सिपाही ने विद्रोह प्रारंभ किया था? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बैरकपुर छावनी में सबसे पहले किस सिपाही ने विद्रोह किया था, तो आप क्या आंसर देंगे? फटाफट दीजिएगा आंसर। बिल्कुल 30 के जो राइट आंसर है वो आपको देंगे मंगल पांडे। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर आएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने, वीर कुंवर सिंह ने, नाना साहब ने, उपरोक्त सभी ने? तो बताएंगे बिहार में 1857 ईस्वी की जो क्रांति का नेतृत्व वो किसने किया था? बिल्कुल वो वीर कुंवर सिंह ने किया था। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था दोस्तों? वीर कुंवर सिंह ने किया था। अब देखिए अगला प्रश्न, हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1757 में। अब पूछ रहा है यहाँ पर उसके समय में जो है बंगाल का गवर्नर कौन था? क्योंकि हम लोग ये तो जानते हैं कि बंगाल का नवाब जो है वो सिराजुद्दौला था, लेकिन उस समय गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, या फिर लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड मिंटो, या फिर लॉर्ड कार्नवालिस? काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल 32 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन आपके। ठीक है, तो 1757 ईस्वी की जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके समय में जो बंगाल का गवर्नर था दोस्तों वो रॉबर्ट क्लाइव था। ऑप्शन आपके ए जो है राइट आंसर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों पर होती है? तो हम लोग जानते हैं भारत में जो है नियमित जनगणना टोटल 10 वर्षों पर होती है। 10 वर्ष के बाद होती है। जैसे कि 2001 में होती है, 11 में हुआ था, इस बार तो यानी कि 21 में तो नहीं हो पाया पिछले बार, लेकिन कोई बात नहीं, अब 22 में हो ही जाएगा। अब देखिए क्योंकि कोरोना वगैरह आ गया था बीच में। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? भारत में डाक टिकट जो है किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने, लॉर्ड रिपन ने? काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल 34 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों लॉर्ड मिंटो ने। ध्यान रखिएगा, भारत में डाक टिकट जो है दोस्तों वो लॉर्ड मिंटो ने चलाया था। ये जो है गवर्नर जनरल थे जो कि थे लॉर्ड मिंटो। देखिए अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? बिल्कुल 1920 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ध्यान रखिएगा ये सभी प्रश्न को। अब देखिए अगला प्रश्न, किसके द्वारा असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब देखिए महात्मा गांधी अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? तो बिल्कुल आपको राइट आंसर पता है, हो जाएंगे वो है 1915 ईस्वी से। 2 दशक से ज्यादा जो है वो कहां पर रहे थे? अफ्रीका में। उसके बाद वो 1915 में जो है भारत लौटे और 1915 से लेकर 1948 तक भारत को अपना जिंदगी पूरा समर्पण कर दिया और 1948 में उसकी मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1948 को उसकी मृत्यु हो गई। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 29 में, 40 में, 47 में? तो यहाँ पर लाहौर अधिवेशन की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपका। 37 की जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल आपको जाएंगे वो है 1929 में। तो लाहौर अधिवेशन जो है वो 1929 में हुआ था। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, आपका कर्तव्य। मैं बार बार बताता हूं और बार बार बोलने में भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं क्वेश्चन आंसर करने की भावना में, आप लोग पूरा भूल जाते हैं कि लाइक भी करना है। तो प्लीज आप लोग पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है। और उसके बाद फिर वीडियो को देखिए। देखिए अगला प्रश्न आपका 38 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन जो कब प्रारंभ हुआ था? हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था, नेतृत्व किया था। देखिए अगला प्रश्न,
हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 15 में, 39 में, 50 में। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा क्वेश्चन 39 का। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको देंगे वह 1915 में। ध्यान रखिएगा हिंदू महासभा की जो स्थापना है वो 1915 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? हम लोग जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा था। ये कब लागू हुआ था पूछा जाता, तो हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, कब इस पर हस्ताक्षर हुआ था? तो 24 जनवरी को हुआ था। कब इस पर अंकीकृत किया गया था? तो जस्ट 2 महीने पहले, यानी कि 26 नवंबर को जो है इस पर अंकीकृत हुआ था, यानी कि लीक होकर के फाइनल हो गया था 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे ये आपके एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपसे नहीं बने उसका आंसर को भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और ये एक बात दोस्तों प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो लिखने का तरीका है वो पहले आप सीख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको तो ऑब्जेक्टिव बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल आपको सबसे पहले 10 ऑब्जेक्टिव का बनाना है, फिर 10 के बाद फिर गोला को भर देना है, यानी कि ओएमआर शीट में भर देना है, फिर 10 ऑब्जेक्टिव बनाना, फिर 10 भर देना, फिर 10 बनाना, फिर 10। आप देखिए एक एक करके बनाना है, एक एक करना वो भी नहीं करना है, और एक बार में पूरा बना दिए उसके बाद फिर ओएमआर भर रहे हैं वो भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप पूरा बना देंगे एक तरफ से 1 से लेकर 50 तक, फिर जब आपका ओएमआर शीट आएगा यानी कि अब 40 तक गोला भरे उसके बाद क्या किया जल्दी से छीन के लेके चले गया। तो आपको सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पहले आप 10 ऑब्जेक्टिव को बना लीजिए, फिर आप 10 ओएमआर में 10 ऑब्जेक्टिव को भरिए, यानी कि 10 गोले को भरिए। ये चीज को ध्यान रखिएगा, यानी कि 10/10 का आपको रूल करना है। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है, यानी कि जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, जो आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले उसको भरना है। इसके पीछे भी बहुत छोटी सी लॉजिक है। आपको एक चीज बताते हैं, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा ना कि जैसे कि कोई शॉर्ट लघु उत्तरीय आपको पूछ लिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे आंसर जो देते जाएंगे तो देते जाएंगे। कभी कभी 2 पेज नंबर कितना मिलेगा? 2 ही नंबर मिलेगा, नंबर आपको सिर्फ 2 ही मिलेगा, लेकिन आप लिख दिए कितना? 1 पेज लिख दिए, 1.5 पेज लिख दिए। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है? लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 पेज लिखना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। तो प्लीज इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को बना लीजिए, 4-5 जितना भी क्वेश्चन आपको पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन को बना लीजिएगा तो लगभग आपका 20 नंबर कंफर्म। इधर आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो 50 नंबर कंफर्म। अब आपका बच गया शॉर्ट लॉन्ग यानी कि लघु। तो लघु में क्या होता है? छोटा छोटा, यानी कि 3 लाइन पे अगर लिख दिए ना तो कम से कम 1 नंबर तो आपको हर हालत में दे देगा। ठीक है, 1 नंबर हर हालत में दे देगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको 10 ऑब्जेक्टिव बनाना है, फिर गोला भरना है, फिर 10 ऑब्जेक्टिव बनाना है, फिर गोला भरना है, फिर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना है। सभी दोस्तों को ये बात को बता देना आपको प्लीज, क्योंकि दोस्तों दूसरे का भला आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बढ़ेंगे, हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए। थिंकिंग है जिसका ऐसा है, समझ लीजिए कि वो मतलब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। जिसका थिंकिंग ऐसा है कि नहीं सिर्फ हम ही करेंगे, हम ही बताएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे, जितना शेयर कीजिएगा उतना आपके पास आएगा। ये चीज जानते हैं कि नहीं? और नॉलेज एक ऐसा चीज है, आप जितना शेयर करेंगे उतना आपके पास आएगा। ठीक है, और देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम लोग जो है जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुने। अगर आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ जाता है तो दोस्तों आप आसानी से वहां पर लिख देंगे, मैं इस बात का गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 सेकंड। हाँ देखिए, इतिहास लेखन के साहित्यिक स्रोतों के बारे में लिखे, यानी कि इतिहास लेखन के साहित्यिक स्रोतों के बारे में लिखे। चलिए सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों अनेक रूपों में उपलब्ध है। साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या होगा? सबसे पहले ये वो समझ लीजिए, साहित्यिक स्रोत का मतलब एक प्रकार का सोर्स, जैसे कि सूर्य एक सोर्स, यानी कि चांद का रोशनी का सोर्स क्या? सूर्य है, यानी कि जो रोशनी मिलती है, जो लाइट मिलती है। तो दोस्तों हम लोगों को जो जानकारी मिली है वो कैसे मिली है? तो वो साहित्यिक स्रोत से ही मिली है ना। तो इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोत अनेक रूपों में उपलब्ध है, प्रेजेंट है। इन्हें जो है निम्न वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है। सबसे पहला ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे पहला क्या आपका ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे वेद, इनमें जो है ऋग्वेद आ जाते हैं, सामवेद आ जाते हैं, यजुर्वेद आ जाते हैं, अथर्ववेद आ जाते हैं, तथा ब्राह्मण वेद टोटल 4 ही होता है, एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आदि, इसके अलावा महाभारत और रामायण भी है। तो यहाँ पर क्या बताया कि हम लोगों को इतिहास के बारे में कैसे पता चला? तो जितने भी यहाँ पर किताबों का ग्रंथों का नाम लिया, एक वो है। दूसरा आपका गैर ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, ललित विस्तर और मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश। जैन ग्रंथों में एक आपका भागवती सूत्र है, 12 आगमन है, 10 प्रकीर्ण है, आदि पुराण है, उसके बाद हरिवंश पुराण है, इत्यादि है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि एक ब्राह्मण ग्रंथ में तो ये सभी आ गया, जैसे कि ऊपर बताया। और गैर ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या हो गया? यानी कि जो ब्राह्मण नहीं है, तो जैसे कि मैंने आपको 3-4 का यहाँ पर नाम बताया। ठीक है, और तीसरा आपका लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य, एक आपका अर्थशास्त्र हो गया, जिसके लेखक का नाम क्या है बताइए फटाफट। बिल्कुल, अर्थशास्त्र के जो लेखक का नाम है वो कौटिल्य, इंडिका के मेगास्थनी, और एक आपका मुद्रा राक्षस, और चौथा आपका इंडिका
फाहियान का विवरण और ह्वेनसोंग का विवरण। तो इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो इंडिका हो गया, फाहियान का विवरण हो गया और ह्वेनसोंग का विवरण हो गया। ये सभी से हम लोगों को जो है इतिहास के बारे में पता चला है। तो जरूरी है आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इस क्वेश्चन का। इतिहास के बारे में, स्रोतों के बारे में अगर पूछे तो आपको वही आंसर देना है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 2 था कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन है। काफी इजी क्वेश्चन है। और इस वंश के प्रमुख शासकों को लिखिए, यानी कि मौर्य वंश का सबसे पहले संस्थापक और इस वंश के जो प्रमुख यानी कि जो फेमस शासक थे वो कौन कौन थे, इसको लिखने के लिए कह रहा है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। इस वंश की जो प्रमुख शासकों में से दोस्तों वो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया, अशोक तो था ही फेमस, दशरथ हो गया एवं कुणाल हो गया, और अंतिम शासक के रूप में बृहद्रथ की चर्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसके कुछ प्रमुख शासक है और शुरुआत किसने किया था, चंद्रगुप्त ने किया था। दोनों को आपको पॉइंट को लिख देना है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 3, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं। स्तूप का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का ढेर, जैसे कि चावल का ढेर होता है, जैसे कि गेहूं का ढेर होता है, उसी तरीके से स्तूप मतलब एक प्रकार का ढेर होता है। यहाँ पर यूं कहे तो स्तूप प्रकार का एक प्रकार का मूर्ति भी होता है, हो सकता है कि नहीं, लेकिन स्तूप क्यों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था आपका कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। बहुत इजी क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखिए ऐसे कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें क्या माना जाता था, पवित्र माना जाता था, यानी कि पाक माना जाता था, ठीक है। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे कि आपका उनकी अस्थियां या उनके द्वार परिक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहा जाता था, यानी कि उसके जो अस्थियां थे, जो हड्डी थे, उसके द्वारा जो परिक्त सामान थे, जो सामान को प्रयोग करते थे, तो उसी को कहीं पे गाड़ दिया गया या फिर उसको हम लोगों को पता चला तो उसी को क्या बोला जाता है, स्तूप बोला जाता है। इस प्रकार बुद्ध के विभिन्न अवशेषों को विभिन्न जगहों पर सुरक्षित रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। और इसी प्रकार बुद्ध का जो है अलग अलग चीजों को स्थित यानी एक प्रकार का सुरक्षित रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। ईसा पूर्व 2री सदी तक बरहुत, सांची और सारनाथ जैसे जगहों पर स्तूप बनाए गए, ठीक है। तो आपको स्तूप के बारे में समझ आ गया क्यों बनाए जाते थे। तो इसका मतलब यही हुआ कि जैसे कोई चीज का देखभाल करने के लिए, रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए स्तूप को बनाए जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, अग्रहर क्या है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो अगला क्वेश्चन आपका भक्ति आंदोलन की विशेषताएं बताइए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और 6 नंबर वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अकबर ने जदी, बिल्कुल ये भी आपका, ये देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। कलकत्ता नगर का अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कर, ये भी आपका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अग्रहर क्या है, अग्रहर क्या है, इसको प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आप लोग चैटिंग वगैरह मत कीजिए। देखिए अग्रहर उस भूभाग को कहते हैं, अग्रहर उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। समझ गए, जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था उसे अग्रहर बोला जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर यानी कि भूमि का जो टैक्स है या फिर अन्य प्रकार के टैक्स नहीं वसूले जाते थे। जैसे कि आपको पता है ब्राह्मणों को खुद यानी कि स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। तो ब्राह्मणों से कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था, उल्टा और वो ब्राह्मण जो है वो भी वही जो है और स्थानीय से यानी कि छोटे जाति से जो है कर को वसूलते थे, यानी कि टैक्स को वसूलते थे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपका, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं बताएं। भक्ति आंदोलन के बारे में अगर आपको पूछे तो सीधा आपको आंसर क्या लिखना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन के प्रणेता जो है एकश्वरवाद पर बल देते हैं। किस पर, एकश्वरवाद, यानी कि एक ईश्वर पर। भक्ति आंदोलन के जो ये होते हैं यानी कि प्रणेता होते हैं, एक ईश्वर पर देते हैं। वे कर्म कांड एवं आडंबर को मिथ्या बताते हैं। इन्होंने जाति पाति के भेदभाव को त्यागने पर बल दिया, साथ ही अस्पृश्यता का विरोध किया, प्रत्येक प्रकार की सामाजिक कुरीति का विरोध किया। इन्होंने चरित्र की शुद्धता पर बल दिया, यानी कि उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आदमी का कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, उस चीज पर जो है विशेष ध्यान दिया भक्ति आंदोलन में, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपका था कि विजयनगर साम्राज्य के ह्रास के प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए। ह्रास मतलब यानी कि कमी, विजयनगर साम्राज्य में क्या क्या कमी है, प्रमुख कारण क्या है, यानी कि वो खत्म हो गया विजयनगर साम्राज्य जो है, तो दोस्तों उसका प्रमुख कारण क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वही कह रहा, तो इसको समझते हैं पहले। बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखिए तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदियों के बीच रायचूर दोआब दक्षिण भारत का सर्वाधिक, तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदियों के बीच रायचूर दोआब दक्षिण भारत का सर्वाधिक उपजाऊ एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यही रायचूर दोआब मध्यकाल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का कारण बना और 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोट अथवा राक्षस तंगड़ी के युद्ध में बहमनी शासकों ने विजयनगर राज्य का परास्त किया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। और जो है 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोट अथवा राक्षस तंगड़ी के युद्ध में बहमनी शासकों ने विजयनगर राज्य को परास्त किया। इस प्रकार विजयनगर पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो अगर पूछा जाए कि विजयनगर जो है कब बर्बाद हुआ दोस्तों, तो वो 23 जनवरी 1565 को तालीकोट के यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं राक्षस
तंगड़ी, राक्षस तंगड़ी, ये जो है युद्ध में बहमनी शासकों ने विजयनगर राज्य को जो है परास्त कर दिया था, पराजित कर दिया था और विजयनगर साम्राज्य जो है उसी समय खत्म हो गई। ठीक है, बहुत ही शानदार और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि अकबर ने जजिया कर को क्यों समाप्त कर दिया था। जजिया कर किससे लिया जाता था, जिम्मियों से लिया जाता था। तो बताएंगे अकबर ने इसको क्यों समाप्त कर दिया, कारण आपको पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए 1564 में, देखिए 1563 में दो चीज आपको ध्यान रखना है। 1563 में जो है अकबर स्तमनारी तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा जो करता है उसको समाप्त किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किसने किया था, अकबर ने किया। कब किया, 1563 में किया। लेकिन जजिया कर को कब समाप्त किया था, तो वो 1564, उसको भी अकबर ने ही किया था, ध्यान रखिएगा। तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को बंद किया। यह समस्त भारत की गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाने वाला कर था। गैर मुस्लिम का मतलब यानी कि मुस्लिम को छोड़कर जितने भी जाति है, ठीक है, इस कर को यानी कि इस टैक्स को समाप्त करने के पीछे वजह यह थी कि वह अपने को एक राष्ट्रीय शासक के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। ठीक है, इसके लिए प्रयासरत भी था, वो जो इसके लिए कोशिश भी करते थे। साथ ही साथ अकबर जो है वो सुलह कुल की नीति को अपनाया। सुलह कुल का मतलब मैंने बताया एक प्रकार का दोनों के बीच शांति हो जाना, सुलह हो जाना, समझ गए, यानी कि अगर दोनों के बीच झगड़ा है तो सुलह हो जाना। तो इन्होंने यानी कि अकबर ने जो है सुलह कुल के नीति को भी अपनाया था, विश्वास करता था, जिसका अर्थ यह है कि सबसे शांति रखने का सिद्धांत। ठीक है, ऐसे कर वह जो है हिंदुओं को अपने नजदीक लाने में सफल रहा। और ये कर को समाप्त करके यानी कि ये कौन सा कर, जजिया कर को समाप्त करने के बाद हिंदू जो है उसके पास बहुत ज्यादा आए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, समाप्त करने के पीछे क्या कारण था आपको समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से आप क्या समझते हैं। उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आंसर हम लोग को देखना जरूरी है। देखिए कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को अमली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का फैसला लिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान कब किया गया, तो 16 अगस्त 1946 को किया गया था। इस चीज को ध्यान रखना। उसी दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा था, ये बात तो आपको पता है। गांधी जी जो है वो कहां थे, कोलकाता में थे, आजादी के समय थे, आपको पता है कि नहीं, बिल्कुल। और कई दिनों तक चला और उसमें कई हजारों लोग मारे भी गए। ठीक है, इसी की वजह से यानी कि एक प्रकार का कह सकते हैं मनाने का ऐलान किया और उसी दिन कलकत्ता में दंगा भी भड़क उठा और कई दिनों तक जो है वहां पर दंगा भी चला, उसमें कई हजारों लोग जो है मारे भी गए थे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है कि कलकत्ता नगर का निर्माण कैसे हुआ। कलकत्ता नगर का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में ही ये हुआ था, 1900 से लेकर के 1940 के बीच, लेकिन समझते हैं। देखिए 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, बिल्कुल सिराजुद्दौला की हार हुई, आपको पता है, बंगाल का नवाब जो कि सिराजुद्दौला था। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसा नया किला बनाने का फैसला लिया जिस पर आसानी से हमला ना किया जा सके। और आपको पता है वो जो किला बनाया था तो उसके सामने जितने भी घर होते थे आगे पूरा जगह को खाली कर दिया जाता था ताकि युद्ध हो सके। ठीक है, तो एक ऐसा किला बनाया जिस पर आसानी से कोई भी हमला ना किया जा सके। और कलकत्ता को सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, इन तीनों गांवों को मिलाकर, ध्यान दीजिएगा, एक आपका कलकत्ता, एक आपका सूतानाती, एक कोलकाता और एक गोविंदपुर, ये तीनों को मिलाकर के कलकत्ता को बनाया गया है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। एक सूतानाती, एक कोलकाता और एक गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर के कोलकाता को बनाया गया है। इन तीनों गांवों को मिलाकर बनाया गया था। कंपनी ने इन तीनों में सबसे दक्षिण में पड़ने वाले गोविंदपुर गांव की जमीन को साफ करने के लिए वहां के व्यापारियों और बुनकरों को हटने का आदेश दिया। आपको जैसे कि मैंने बताया, जगह को पूरा खाली कर दिया और इस प्रकार से कलकत्ता नगर का निर्माण हुआ। और इसी प्रकार से जो है कलकत्ता नगर का निर्माण हुआ था। ध्यान रखिएगा सभी प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए थे। काफी इजी क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा अभी 7 बजे जो है आपकी कौन सी क्लास है, बिल्कुल 7 बजे आपकी ज्योग्राफी की क्वेश्चन बैंक होने वाली है, जो कि 2009 से लेकर के 2021 तक पूरा एक ही वीडियो में सॉल्व होगा। लगभग 450 या फिर 400 प्लस ऑब्जेक्टिव आपका उस वीडियो में कराया जाएगा, तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह को कुचलने के लिए फौजियों की आसानी के लिए, यानी कि फौजियों की आसानी के लिए एक कानून पारित किया था। क्या किया था, एक कानून पारित किया गया था। मई और जून 1857 ईस्वी में पारित किए गए कानून के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ दोस्तों किसको कहते हैं, जैसे कि उस समय क्या होता था, जो विद्रोही होते थे, जो भारत के लोग विद्रोह करते थे, तो दोस्तों वो लोग क्या कहता था कि ये आतंकवादी है, कुछ से कुछ कह करके सीधा मार देता था, या फिर ये विद्रोही है तो इसको सीधा गोली मार देता था। मतलब समझ रहे, बहुत सारे लोगों की हत्या हुई थी। यूं कहा जाता है कि लगभग 1 सेकंड पहले आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 15,000 से मतलब कि कई हजारों में, ठीक है, कई हजारों में संथालों को वहां पर मारा गया था।
तो ये मार्शल लॉ बहुत ही खराब लॉ था, ठीक है। वैसे अगर आपको पूछा जाए काला कानून कैसे कहते हैं, वो तो रॉलेट एक्ट को कहते हैं, लेकिन ये मार्शल लॉ भी बहुत खराब था। जो भी विद्रोह को देखता था सीधा गोली मारने की ऑर्डर था, यानी कि यूं कहे तो सैनिक कानून को पूरा लागू कर दिया था, जो कि अभी बर्मा में है, ठीक है। अब देखिए, तो मई और जून 1857 ईस्वी में पारित किए गए कानून के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लागू किया, बल्कि फौजी अफसरों और यहां तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। सिर्फ अगर ये विद्रोह में शामिल है तो बस इसको गोली मार दो, इस तरह का था, समझ गए। कानून और मुकदमों की साम्राज्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत, समझ गए। यही कदम अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए मुख्य रूप से उठाए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आंसर लिखाना इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया है, ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन को किया, लॉन्ग क्वेश्चन को आपका छोड़ दिया, यानी कि दीर्घ प्रश्न। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। और 7 बजे जो है आपकी, जैसे कि पता है, ज्योग्राफी की क्वेश्चन बैंक होने वाली है। तो इस 4-5 क्वेश्चन जो आपका बचा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी में कर लेंगे, बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग निश्चित हो जाइए। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग जो है जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं बना होगा तो प्लीज अभी आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट तो लिए होंगे, आप प्लीज उसको रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, तभी आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा, अन्यथा फिर से आप भूल जाएंगे। क्योंकि देखिए बार बार मैं वही क्वेश्चन को करवाना, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ वही क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन नया आता फिर से वही क्वेश्चन, क्योंकि पूछा ही यही जाता है, कोई नया क्वेश्चन नहीं पता, ठीक है। और एक चीज, और वेबसाइट पे आपको जो है काम वर्क बहुत अच्छे से चल रहा है, तो गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पे जाकर सर्च कर लीजिएगा तनु क्लासेस, वहां पर जो है चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ज्योग्राफी का भी बहुत सारा कंप्लीट हो गया है, तो जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वो भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर लीजिएगा, एक बार जमकर के शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है।